जी बेटा, रॉ डाटा को हम लोगों ने कन्वर्ट किया एग्रीगेटेड डाटा में, प्रोसेस डाटा भी जिसे कहते हैं। और जो हम लोगों ने फर्स्ट प्रोसेस अप्लाई किया वो था हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ डाटा, डाटा की अरेंजमेंट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये कहलाती है अरे ऑफ डाटा। या यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अकॉर्डेंस विद मैग्नीट्यूड। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की जगह पर हम लोग जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो मैग्नीट्यूड का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड से मुराद भी यही होता है कि साइज़ के लिहाज से डाटा की अरेंजमेंट। तो साइज़ के लिहाज से अरेंजमेंट से मुराद है या तो स्मॉलर से ग्रेटर वैल्यू की तरफ या ग्रेटर से स्मॉलर वैल्यू की तरफ। तो बेसिकली असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ही क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड का वर्ड आ जाए तो भी हम यही कहेंगे कि ये अरे ऑफ डाटा ही है। क्लियर। अब हम लोग अपने इस एग्रीगेटेड डाटा, प्रोसेस डाटा, सेकेंडरी डाटा, अब इसके बाद बेटा रॉ डाटा होता है बिल्कुल फर्स्ट हैंड डाटा, इनिशियली कलेक्टेड डाटा, वो रॉ डाटा होता है। उसके बाद चाहे एक स्टेप अप एक प्रोसेस अप्लाई करें, चाहे मल्टीपल प्रोसेस अप्लाई कर लें उस डाटा के ऊपर, उसके बाद वो डाटा एग्रीगेटेड डाटा ही रहता है, फिर वो चेंज नहीं होता। लेकिन इस एग्रीगेटेड डाटा को जैसे अब अगर अरेंजमेंट करते हैं तो अरे ऑफ डाटा कह देते हैं। अरे ऑफ डाटा के बाद अगर एक और स्टेप अप्लाई करें तो हम लोग उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम लोग अपने इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपने डाटा को कन्वर्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है? अरे ऑफ डाटा से ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई जाती है। आप लोग देखें, हमने अपने डाटा को कुछ ना कुछ समराइज्ड करना है, रॉ डाटा हो चाहे अरे ऑफ डाटा हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तमाम तर ऑब्जर्वेशन हमने लिखी, सिर्फ फ़र्क ये था कि हम लोग अरेंजमेंट के फॉर्म में लिखे जा रहे थे। लेकिन ऊपर देखें तो यहाँ पर भी 6 लाइन यूटिलाइज हो रही थी, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने वैल्यूज़, ये ऑब्जर्वेशन तमाम लिखनी है, लेकिन इन तमाम ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग ये मेंशन कर देते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन कितनी मर्तबा है। मतलब अगर हमारे पास ये 4 है और ये 2 टाइम्स है, तो मैं 4 4 नहीं लिखूंगा, मैं वैल्यू एक ही मरतबा लिखूंगा 4, लेकिन उसके सामने 2 लिख दूंगा कि 4 2 टाइम्स है। इसी तरह 8 8 8 रॉ डाटा में हमने 3 टाइम्स 8 लिख दिया, लेकिन अब क्या करेंगे, वैल्यू सिर्फ एक मरतबा लिखेंगे, लेकिन उसके सामने लिख देंगे कि ये वैल्यू हमारे डाटा में कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। तो वो जो हम लोग थ्री लिखते हैं टाइम। क्या है, हमारे डाटा में कोई भी वैल्यू कितनी मरतबा रिपीट हो रही है, तो वो उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने जो एक्चुअल वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, उन्हें हम लोग नाम देते हैं स्मॉल एक्स से, जो डिनोट किया जाता है। हम उन्हें वैल्यूज़ को डिनोट करते हैं एक्स से, और वो वैल्यू कितनी मर्तबा रिपीट हो रही है उसे हम लोग लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, स्मॉल एफ, और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ के साथ। क्लियर? ओके यस सर। सर, क्लियर। फ्रीक्वेंसी, और अब डिनोट करेंगे स्मॉल एफ के साथ। अच्छा, अब हमारे डाटा में अगर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है तो हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 4 है, मतलब 1 2 3 नहीं है। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपने डाटा में गया, मैं यहाँ पे 1 लिख के कहूँगा कि 1 0 टाइम है, 2 0 टाइम है, तो फ्रीक्वेंसी 0 नहीं लिखी जाती, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 लिखी जाती है। मतलब डाटा में जो वैल्यूज़ मौजूद हों सिर्फ वो लिखनी है, जो वैल्यूज़ ना हों वो आपने नहीं लिखनी। तो आप देखिए आपके डाटा में सबसे कम वैल्यू, मतलब स्टार्ट से करें तो 4 4 2 टाइम्स, तो मैं x के नीचे 4 लिख दूंगा और उसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेंशन कर दूंगा। इसके बाद 8, तो वैल्यू 8 है, लेकिन हमारे डाटा में वो वैल्यू 3 टाइम्स है, तो 8 के साथ मैंने 3 लिख दिया।
जी नेक्स्ट देखें कौन सी वैल्यू है, 12 3 टाइम्स एंड 15 1 टाइम। तो 12 3 टाइम्स, 15 1 टाइम। तो 1 फ्रीक्वेंसी जरूर लिखनी है। अब ये शो कर रहा है कि हमारे डाटा में सिर्फ एक मरतबा 15 मौजूद है। नेक्स्ट 16 2 टाइम्स है, 20 2 टाइम्स है एंड 23 भी 2 टाइम्स है। 16 20 एंड 23 और ये तीनों की तीनों 2 टाइम्स हैं। क्लियर? क्या आपको बात समझ आ रही है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की? यस सर। इसी तरह से आपने अपनी तमाम तर वैल्यूज को लिख देना है। 27 1 टाइम, 29 1 टाइम और 34 टाइम्स। 27 29 एंड 30 1 1 4। नेक्स्ट 30 के बाद 33 2 टाइम्स, 35 2 टाइम्स, 42 टाइम्स। 33 35 and 40। Next 41 and 47 and 47 2 टाइम। जी हमारा डाटा कंप्लीट हो चुका है। डाटा की इस तरह से प्रेजेंटेशन कि अगर आप लोग एक्चुअल वैल्यूज के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करते हो तो डाटा की ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिख लें। When observations या फिर इन्हें वैल्यूज और represented with their frequency it's called frequency distribution। ओके बच्चों? यस सर। अब देखें, अब यहाँ पर ऊपर वाले डाटा में रॉ डाटा हो चाहे एग्रीगेटेड डाटा, री ऑफ डाटा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 30। आप जब भी अपने डाटा को किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट करें, नंबर ऑफ वैल्यूज में फर्क नहीं आना चाहिए। आप अपने डाटा को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर आपके पास डाटा हो इस तरह फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में और आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हैं आपके डाटा में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये एक्स की तमाम वैल्यूज को काउंट करके बता दें कि ये 1 2 3 4 5 6 और कहें 20 22 23 जितनी भी बनती हों कि ये वैल्यूज हैं। आपने एक्स की वैल्यूज को काउंट नहीं करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज बताने के लिए हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का पता कहाँ से चलता है हमें? फ्रीक्वेंसी के सम से। तो अब अगर आप इन तमाम वैल्यूज का सम करें, इन तमाम वैल्यूज का ऐड करें, 2 + 3 + 3 1 + 2 + 2 इस तरह से करते जाएं,
तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है 30। तो आपके डाटा में टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है आपके डाटा में 30। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन बताता है आपको टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज? समीशन। अब इसे, इस साइन को बेटा समीशन बोला जाता है, सिग्मा नहीं बोला जाता। सिग्मा एक और साइन होता है, ये है समीशन एफ, कि फ्रीक्वेंसी का सम करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो इसे कहा जाता है समीशन एफ। और ये होती है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। आपने एक्स की वैल्यूज को नहीं गिनना कि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से नहीं काउंट करना है इनको। क्लियर? यस सर, क्लियर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेटा कितने स्टूडेंट्स पास हुए, तो आपको पता है 25 से ऊपर वाले पास होंगे। यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो आपका डाटा है ना, वो डाटा आपका अरेंजमेंट की फॉर्म में है। तो आप 23 से आगे आप देखेंगे कि इससे नीचे वाले सारे स्टूडेंट्स पास हैं, ऐसे ही है ना? तो अब आप लोग क्या करेंगे, आपने इनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेना है, ये वाली वैल्यूज ऐड करके आपसे बता देंगे कि इतने स्टूडेंट्स पास हैं। कोई आपसे पूछे कि 40 और उससे ज्यादा मार्क्स लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो अब आपके लिए आपका काम और ज्यादा आसान हो चुका है और ये डाटा और ज्यादा मीनिंगफुल बन चुका है। क्लियर? यस सर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सबको क्लियर हो चुका है? यस सर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं आपके लेक्चर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। ये हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया, लेकिन ये वाला डाटा भी अभी कोई इतना ख़ास मीनिंगफुल बना नहीं है। हम लोगों ने डाटा की कलेक्शन करनी होती है और डाटा को समराइज करना होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखना बेसिकली समराइजेशन ऑफ डाटा होता है। इसके बाद की जाती है डाटा की क्लासिफिकेशन। डाटा की क्लासिफिकेशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोगों ने चलना है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, डाटा को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है या डाटा की रिप्रेजेंटेशन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अब नेक्स्ट टाइम जब मैंने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होगा ना, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा GFD। GF सुन के कुछ हुआ तो नहीं था भाई? नो सर। और इसे हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जैसे उधर अरे ऑफ डाटा हमने कहा था, अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर और इन अकॉर्डेंस विद मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अरे ऑफ डाटा। तो इधर क्लासिफिकेशन, इसे क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो GFD किसका एब्रिविएशन है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, पता चले फिर गर्लफ्रेंड के डैडी, वो नहीं समझ लेना। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसकी ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं कि ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स या क्लासेस। क्लासेस या ग्रुप्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना होता है। तो हम इसको
डिफाइन करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा in the form of groups or classes. Representation of data in the form of groups or classes is called grouped frequency distribution और classification. मैं अगर ग्रुप्स की बात कर दे इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स तो आप उसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देना, और अगर कहें रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस तो आप उसे क्लासिफिकेशन कह देना. बेसिकली दोनों एक ही चीजें हैं. तो अब चलते हैं अपने डाटा को कन्वर्ट करने ग्रुप्स की तरफ, क्लासेस की तरफ. तो बेटा ये ग्रुप्स या क्लासेस बनाने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल भी नहीं है. आप अपनी तरफ से कुछ भी ग्रुप्स या क्लासेस वगैरह बना सकते हैं, और आपको कभी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि आप उसे क्लासेस बना कर दें, आपसे ग्रुप्स बना कर दें. आपको वो क्लासेस या ग्रुप्स बने बनाए मिल जाया करेंगे. ओके, लेकिन बनते किस तरह से हैं मैं वो आप लोगों को समझा देता हूँ. अब इसके लिए थोड़े से रूल्स जरूर बता दी हैं आई कैप ने हमें. थोड़े से ग्रुप्स या क्लासिफिकेशन के लिए स्टैटिशियन ने कुछ रूल्स जरूर बता दिए हैं. तो स्टैटिशियन ने ये कहा कि नंबर ऑफ ग्रुप्स बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए. इसी तरह उन ग्रुप्स के दरमियान जो गैप हो वो भी एक नॉर्मल सा गैप होना चाहिए. गैप बहुत कम भी नहीं रखना और गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना. और फिर कहा गया कि कोशिश करें कि तमाम क्लासेस के दरमियान जो गैप हो वो सेम होना चाहिए. इवन के डिफरेंट भी रखा जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप चेंज भी कर सकते हैं उसको. लेकिन हम लोग यहाँ पर जितना करेंगे उनमें हम लोग इनके दरमियान क्लासेस के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेम रखेंगे. अब सपोज हमने क्लासेस कुछ इस तरह से बनाई. क्लासेस बनाने के लिए आपने अपने डाटा में देखना है कि आपके डाटा में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और आपके डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है. जी, सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 4. सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 47. तो आप जब क्लासेस का स्टार्ट करने लगे तो अपनी मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू से स्टार्ट करना है. आपने मिनिमम वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से नहीं स्टार्ट करनी. फर्स्ट क्लास मतलब आप 5, 6, 7, 8 से नहीं स्टार्ट कर सकते. आप 0, 1, 2, 3 इसमें से किसी भी वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे से भी नहीं स्टार्ट करना. तो हम लोग अपनी क्लासेस का स्टार्ट कर लेते हैं 1 से, और हम इसे लेके चलते हैं 1 से 9 तक. ये हमारे पास फर्स्ट क्लास बन चुकी है. 1 से 9 पहली क्लास 1 से 9 तक. नेक्स्ट क्लास 10 से 19. नेक्स्ट क्लास 20 से 29. इससे नेक्स्ट क्लास 30 से 39 और लास्ट क्लास 40 से 49. और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 47. जी सर. तो अब हमें 50 से 59 क्लास बनाने की जरूरत नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बन गई हैं हमारे पास? 5 बन चुकी हैं. और इन तमाम क्लासेस के दरमियान अगर आप लोग देखें तो डिफरेंस सेम है. तो बस स्टैटिस्टिक्स यही कुछ कहती है कि आपने इस तरह से क्लासेस बनानी है. तो बेटा ये क्लासेस आपको बनी बनाई मिल जाया करेंगी. आपका काम ना इसके बाद से स्टार्ट होता है.
तो अब आपने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल वैल्यूज को लिखा करते थे और उन एक्चुअल वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी उनके सामने मेंशन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके डाटा में 1 से लेकर 9 तक टोटल कितनी वैल्यूज हैं, तो वो नंबर आपने फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखने हैं। तो आप देखें 1 से लेकर 9 तक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली दो वैल्यूज 4 एंड 8, तो देखिए 4 एंड 8 क्या वैल्यूज है हमारे पास, कितनी टोटल वैल्यूज हो जाएंगी? 5। तो आपने फर्स्ट ग्रुप में आपकी कितनी वैल्यूज आ जानी हैं? 5। अब आपने सेकंड ग्रुप के लिए देखना है 10 से 19 तक, तो 10 से 19 तक बेटा ये वाली 3 वैल्यूज, तो आपने इन तीनों का सम कर लेना है। तो देखिए सेकंड ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं? 6। तो यहां पर हम लोग 6 लिख देंगे। 20 से 29, 20 से 29 इन तमाम वैल्यूज को देखें, ये कितनी हो जाती हैं? 6। तो आपने यहां पर 6 लिख दिया। 30 से 39 देखें जी, 30 से 39 8, यहां पर 8 आ जाएगा। एंड 40 से 49 टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज आर 5, तो यहां पर आपने 5 लिख देना है। क्लियर? सर मेरा क्वेश्चन है जी सर, आपने मिनिमम क्लास लाइक ये जो फर्स्ट पे बनाई है 1 to 9 बनाई है। हाँ, अगर हमारे पास एक्स ऑब्जर्वेशन में सर हमारे पास मिनिमम 11 होती, हाँ, अगर अभी तो तो 4 है ना। मैं 11 से स्टार्ट कर लेता, मैं फिर 1 से 9 वाली क्लास ना बनाता, मैं 10 से 19 स्टार्ट कर देता, या मैं 11 से 20 स्टार्ट कर देता। तो मुझे 1 से 9 फ्रीक्वेंसी 0 लिखने की जरूरत नहीं है। मिनिमम वैल्यू देखी भी इसीलिए जाती है कि उससे बस एक आध नंबर पीछे, 1 नंबर या 2 नंबर पीछे कोई भी वैल्यू ले लें, बहुत पीछे जाने की जरूरत। अब अगर हमारा डाटा सपोज स्टार्ट हो रहा हो 65 से, तो मैं जो क्लास बनाऊंगा ना, मैं वो 60 से 70 के दरमियान की बना लूंगा, या इवन के मैं 65 से 75 भी बना सकता हूँ। ओके तो मुझे 1 से लेकर यहाँ तक फिर कोई क्लासेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आपको बेटा ये सारा कुछ आई कैप क्वेश्चन में खुद करके देगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो कुछ करना है मैं वो आप लोगों को सिखा देता हूँ अभी। लेकिन क्या आप लोग अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे? यस सर। अच्छा, आपके पास डाटा में टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? 30। अब अगर आप लोग इनको काउंट करें, इनकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट करें, तो देखें समीशन एफ कितना आ रहा है आपके पास? 30 आएगा। तो देखें अभी तक किसी भी वैल्यू को मैंने स्किप नहीं किया। मेरे डाटा में जितनी वैल्यूज मौजूद थी वो सारी की सारी मेरे साथ हैं। ओके, मैं डाटा को मीनिंगफुल बनाता जा रहा हूं, मैं उसे समराइज करता जा रहा हूं, लेकिन मैंने डाटा को स्किप नहीं किया। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि 40 से लेकर 49 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं डायरेक्ट ये बता दूंगा जनाब 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कोई मुझसे पूछे 30 से 39 तक, मैं कह दूंगा 8। कोई मुझसे पूछे 30 से ऑनवर्ड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं इन दोनों को सम कर दूंगा, मैं कहूंगा 13। तो अब बताएं, अब इंफॉर्मेशन देना ज्यादा इजी नहीं हो गया? अब डाटा ज्यादा मीनिंगफुल हो गया हमारे पास? यस सर। क्लियर है आप सब लोगों को? तो इसे हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही है। मतलब अगर आप लोग अपनी वैल्यूज के सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज को मेंशन कर देते हो तो हम उसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूज के सामने फ्रीक्वेंसी मेंशन करते हो, आप देखिए ये एक्चुअल वैल्यूज थी, तो उसे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। तो देखिए ना, यहाँ पे किसी किस्म के कोई ग्रुप्स तो नहीं बने हुए ना, तो इस वजह से इसे हम लोग अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और नेक्स्ट देखें तो हमने ये ग्रुप्स बना दिया, 1 से 9 तक का एक ग्रुप, 10 से 19 तक का दूसरा ग्रुप।
तो इसीलिए हम इसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये 1 से 9 तक इसे हम एक क्लास भी कहते हैं, तो इसलिए इसे क्लासिफिकेशन बोला जाता है। गॉट इट? यस सर सर। यस सर। सर ग्रुप में तो ये मसला बन गई सर के उसके जो कांस्टेंट वैल्यू थी सर वो तो गायब हो गई सर, फिर इसको किस तरह पता चल जाएगा? बेटा नेक्स्ट मेरा पॉइंट यही था कि हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्चुअल वैल्यूज का पता नहीं चलता। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे ये पता था कि भाई मुझसे Yes. पूछा गया ना 40 और उससे ऑनवर्ड कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा 5, वो यहाँ से भी पता चल गया था। लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बेनिफिट ये था कि कोई Yes, मुझसे sir. पूछता ना कि यार वो 5 वैल्यूज कौन सी हैं, मैं कहता कि यार 40 2 टाइम्स है, 41 1 टाइम है, 47 2 टाइम्स है। ये मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन अगर डाटा मेरे Yes. पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और मुझसे पूछा जाए कि 40 से ऑनवर्ड कितने स्टूडेंट, मैं ये बता दूंगा कि 5, ये आंसर ठीक है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि कौन कौन से, ये मैं नहीं बता सकता कि वो 5 वैल्यूज कौन सी हैं, वो 8 वैल्यूज कौन कौन सी हैं। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो बेटा ये डिपेंड करता है हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर कि हम अपने डाटा से इंफॉर्मेशन क्या लेना चाह रहे हैं। क्या हमारे लिए एक्चुअल वैल्यूज इंपॉर्टेंस रखती हैं या नहीं रखती। अगर रखती होंगी तो हम अपने डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक्चुअल वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस ना हो तब हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया करते हैं, जब हमारे लिए सिर्फ नंबर्स की इंपॉर्टेंस हो कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स कितने हैं वो इंपॉर्टेंस ना रखते हो, तब बेटा डाटा को क्लासिफिकेशन की फॉर्म में रखा जाता है। क्लियर? ओके सर।